जो करता हूँ मैं बोल देता हूँ, और प्यार करना कोई गलत नहीं है। इफ समवन लव समवन ही कैन। जब आप बचपन में पढ़ते थे हमेशा मायामी लाइफ होता था, क्या आप उस चीज़ को सीरियस लेते थे, उस टॉपिक को कि मायामी लाइफ व्हाट इज़ योर मेरे एम? एम्स की केप्ट ऑन चेंजिंग। मैं पहले डॉक्टर बनना चाहता था, इंजीनियर बनना चाहता था, फिर फॉरेन जाना चाहता था। बट आई थिंक जो मेरे को अंदर से फील लगता था वो लगता था कि यूनिफॉर्म पहनना है और देश की रक्षा करनी है, दैट्स व्हाट मोर इम्पोर्टेंट। एंड मेरा जो मेन एम था वो ये था। कहते हैं कि मेहनत करने वालों को कभी हार नहीं होती। हमने पूरी कहानी नबील अहमद वानी की सुनाई है, जो बीएसएफ में हुए, किस तरह सेलेक्ट हुए, कितना स्ट्रगल किया। तमाम कहानी अगर आपने सुनी है हमारे न्यूज़ इंसाइडर पे है, अगर नहीं सुनी आप स्क्रॉल कर सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं। लेकिन आज हम बातचीत करेंगे बीएसएफ को लेके, और जो हमारे जम्मू कश्मीर में किस तरह सिक्योरिटी फोर्सेस अमन व अमान बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं, उस समय बातचीत होगी। और भी बातचीत होगी युवा से जुड़ के, ड्रग्स से जुड़ के। आपका बहुत बहुत स्वागत है नबील जी। मैं पहला सवाल पूछना चाहूँगा, जो कश्मीर में युवा ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं और हथियार उठा रहे हैं, और मैंने पहले ही आपको कहा कि पहले वाले इंटरव्यू में आपको कहा था कि बुरहान वानी, नबील वानी, ये दो रास्ते हैं शायद युवाओं को समझाने के लिए कि दो रास्ते ऐसे रास्ते हैं जिन रास्तों पे हमें पता है कि कहाँ पे पहुँचना है। तो क्या कहना चाहिए, किस तरह आप अपने आप को बुरहान वानी से अलग करते हैं? सर आई थिंक बहुत सारे ये कंपैरिजन हमेशा रहा है न्यूज़ चैनल में, मीडिया में। लोगों ने, मेरे भारत के लोगों ने, युवाओं ने काफ़ी क्लियरली चुन लिया है कि उनको कैसा बनना है। और आई थिंक कि अब ये कोई क्वेश्चन नहीं रहा है कि वो कौन सी साइड है। मुझे लगता है हमारे जम्मू कश्मीर के युवाओं ने काफ़ी क्लियरली एक स्टैंड ले लिया कि वो भारत के साथ है, और डेफिनेटली हमारा मुल्क है। इससे बड़ा कोई ईमान हो नहीं सकता कि आप अपने मुल्क से वफ़ादारी करें, और इस पे वो स्टैंड करते हैं, सब युवा स्टैंड करते हैं, और मुझे लगता है उन्होंने काफ़ी क्लियरली चुना। आपने इतनी कामयाबी पाई, क्या आपको कभी ज़िंदगी में ऐसा टाइम आया कि आप उस तरफ जाओ कि मैं नशा करूं या कुछ और करूं? क्योंकि आजकल जितने भी युवा कश्मीर घाटी में हैं, जब रिपोर्ट आई हमारे पास कि बहुत सारे युवा जो है ड्रग्स कर रहे हैं, उनमें से ऐसे युवा हैं जो टीनेजर्स हैं, तो क्या आपको लगता है क्या परेशानियाँ हो सकती हैं, क्या वजूहत हो सकती हैं कि युवा जो है इस कदर ड्रग्स की तरफ शिकार हो रहे हैं? सर मेरा ये मानना है कि ड्रग्स की तरफ आप अगर जा रहे हैं, अगर आपको लगता है आपको डिप्रेशन है, कुछ है, तो वाई डोंट यू गो टुवर्ड स्टडीज़। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उसका सोल्यूशन ढूंढिए, ना कि ये तो स्किप ऑप्शन है ड्रग्स की तरफ जाना। दूसरा, ड्रग्स की तरफ जाके आपको पता होना चाहिए अंजाम क्या होगा। और मुझे लगता है कि बहुत ही गलत दिशा में कुछ युवा जा रहे हैं जो ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं। अंजाम हम सबको पता है क्या होगा, और इसके साथ जो आपके परिवार को बदनामी लगेगी, जो आपकी सोसाइटी में बेइज्जती होगी, वो अलग। और जहाँ तक हथियार उठाने का सवाल, अगर हम एनालिसिस देखें तो काफ़ी क्लियर है। 370 टूटने के बाद कितनी इन्फिल्ट्रेशन जो है बिल्कुल निगलिजिबल हो गई है और पाकिस्तान की तरफ से। और अब आप देखिए कि बहुत ही निगलिजिबल अमाउंट में जो युवा हैं वो हथियार उठा रहे हैं। और मैं मानता हूँ कि जम्मू कश्मीर का युवा अब इतना स्ट्रांग मेंटली हो गया है कि उन्हें कोई बेवकूफ़ ना बना सके, और वो सही रास्ते पे आ रहे हैं। आर्टिकल 370 की बात छिड़ी आपने, मैं जानना चाहूँगा कि आर्टिकल 370 के बाद बीएसएफ किस कदर अपना रोल निभा रही है वादी जो घाटी है उसमें अमन अमान बहाल करने के लिए? क्योंकि बीएसएफ पहले बॉर्डर्स पे थी, लेकिन अब जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ भी बीएसएफ को जोड़ दिया गया है कि ताकि वो वैली में जो है अमन अमान बहाल किया है। देखिए सर, बहुत ज़रूरी हो गया है कि बीएसएफ इसका पार्ट बने। हम सब सिस्टर एजेंसीज अपना काम कर रहे हैं, मकसद सबका पीस है। 370 के बाद आप ये देखिए कि हमने, मुझे नहीं लगता एक भी इंसिडेंट सुना जहाँ पर पत्थरबाजी हुई, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि इतने सालों से हो रही सिक्योरिटी फोर्सेस पे पत्थरबाजी रुक गई, जो कि काफ़ी क्लियर डिपिक्ट करता है कि जम्मू कश्मीर का युवा किसी भी तरह से एंटी नेशनल नहीं है और एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ का पार्ट भी नहीं। बाकी सर मैं यही कहूँगा कि हम लोगों ने 370 के टूटने के बाद बहुत सारी चेंजेस ग्राउंड पे विजिबल हो रही है, और कुछ को 2 3 4 साल लगेंगे हमारी विजिबल होने में। और बीएसएफ हर तरह से इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट के लिए तैयार है और काम कर रहे हैं ताकि जेएंडके में पीस बना रहे। जैसे आपने बात की कि इनकाउंटर साइट्स पे पहले सिक्योरिटी फोर्सेस पे पत्थरबाजी होती थी और बहुत सारे अनाप शनाप बातें बोलते थे कश्मीरी लोग। क्या आपको लगता है कि जब कहीं पे एनकाउंटर चल रहा होता है कि जब उस ऑफिसर पे एलिगेशन लगते हैं कि ये मुस्लिमों के खिलाफ है वगैरह वगैरह, बड़ी सारी चीज़ें होती हैं, या ऑफिसर को गालियाँ दी जाती हैं एनकाउंटर साइट पे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उस टाइम क्या फ़ील होता है? आपको गर्व फील होता है या आपको उन गालियों से कोई फ़र्क पड़ता है? देखिए सर, मुझे लगता है कि जब भी कोई ऐसी चीज़ होती है जिसमें न्यूट्रलाइज करना होता है, मेन मकसद होता है अपने
अपने मुल्क को प्रोटेक्ट करना, तो फोकस वहाँ होता है। कौन क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, दैट इज़ नॉट, ये थ्रेट को न्यूट्रलाइज करना इज़ नॉट एन इमोशनल थिंग, इट्स अ प्रैक्टिकल थिंग कि हमें अपने देश को प्रोटेक्ट करना है, हमें इस इलाके को प्रोटेक्ट करना है। तो ये सब सेंटिमेंटल बातें बाद में आ जाती है। पहला मकसद होता है कि आप ये देखिए कि अगर किसी टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया जाता तो वो मोर देन ए थ्रेट टू द सिविलियंस है, वो ज़्यादा थ्रेट, फोर्सेस के पास तो वेपन्स हैं, बंदूकें हैं, हर चीज़ है, दे कैन न्यूट्रलाइज। आप ये समझिए ना कि अगर किसी मिलिटेंट को न्यूट्रलाइज किया जा रहा है तो पब्लिक आवाम की सिक्योरिटी के लिए, कि इनको नुकसान ना पहुंचे। अब आप देखिए कश्मीर में जो सिविलियन किलिंग्स हुई हैं, तो इतनी फोर्सेस को डिप्लॉय करने का मकसद यही है ना कि पीस हो। आप देखिए कि सिक्योरिटी फोर्सेस को अब कोई कुछ कर ही नहीं पा रहा, दैट्स व्हाई द टारगेट इज नाउ ऑन द सिविलियंस, दैट्स वेरी। अब मुझे बताइए कि बीएसएफ पे, जैसे मैंने पूछा कि बीएसएफ पे कभी कभार ये एलिगेशन लगता है कि बॉर्डर में अगर ड्रग्स आते हैं, आतंकवादी हिंदुस्तान की सरहद के इस पार आते हैं, तो शायद बीएसएफ की मिलीभगत है या बीएसएफ पैसा खा रहा है, क्योंकि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अगर तैनात है तो किस तरफ लोग यहाँ से वहाँ जा रहे हैं और वहाँ से लोग पाकिस्तान से वो ट्रेनिंग्स लेते हैं, यहाँ पर फिर आतंकवाद फैलाते हैं, तो इसको किस तरह देखते हैं आप? सर मैं मानता हूँ कि बीएसएफ ने हर तरह से जो पाकिस्तान हमारी तरफ इन्फिल्ट्रेशन कर रहा है, चाहे ड्रग्स की है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, कैटल स्मगलिंग, कुछ भी है, हर तरह से उनको न्यूट्रलाइज कर दिया है। दैट्स वाई अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा और वो ड्रोन्स यूज़ कर रहे हैं। और आप देख लीजिए कि मतलब कोई भी ऑप्शन उनका छोड़ा, अब देखिए वो टनल्स खोदते थे, हमने उसको भी न्यूट्रलाइज कर दिया, एलसी पे भी इन्फिल्ट्रेशन निग्लिजिबल कर दी है। हर तरह से क्रीक है, चाहे नदियाँ नाले, उनको पूरी तरह से प्रोटेक्ट करने में बीएसएफ सक्षम है और कर रही है। तभी आप देखिए पाकिस्तान बौखलाया और वो ड्रोन्स का इस्तेमाल करा, जो कि अब आप देख लीजिए कि उसको भी हमने निग्लिजिबल कर दिया। अब मुझे बताइए कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस जो अपनी ड्यूटियाँ निभा रही है, सॉरी मैंने क्या पूछना था? आपने पूछना है कि बॉर्डर सिक्योरिटी अच्छा, फोर्स, हाँ। हाँ कोई बात नहीं, कट हो जाए। अब मुझे बताइए कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ड्यूटीज़ करती है कि बहुत सारे युवा जो जाना चाहते हैं, आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं, आर्मी हो, बीएसएफ, क्योंकि पुलिस की नौकरी पता है कि पुलिस में किस तरह नौकरी की जाती है। जब लोग इस तरह सोचते हैं कि आर्मी में जाएं, बीएसएफ में जाएं, किसी भी और सिक्योरिटी फोर्सेस में जाएं, तो लोग चाहते, ये युवा सोचते हैं कि 2400 घंटे की नौकरी है, छुट्टियां नहीं मिलेंगी, डेरा बांध के जाना है और डेरा बांध के आना है, तो किस तरह आपकी शिफ्टिंग होती है, क्या ड्यूटीज़ का शेड्यूल रहता है? सर मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा नहीं है कि एक जवान को या किसी को 24 घंटे किसी जगह ड्यूटी दी जाती है, शिफ्ट्स होती हैं, उसकी हेल्थ का, खाने का, हर चीज़ का ध्यान रखा जाता है, शिफ्ट्स में काम होता है, और इस पे चेक भी होता है, इस पे कंप्लेंट रजिस्टर्स, हर तरह की चीज़ होती है। और हमेशा ये कोशिश की जाती है कि किसी को कोई ज़्यादती ना हो, गलत ना हो। बाकी मैं ये कहूँगा कि जहाँ तक छुट्टियों का सवाल है, बहुत अच्छी छुट्टियाँ दी जा रही हैं भारत सरकार की तरफ से। और अब हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी का एक प्रोजेक्ट भी है जिसमें ये कोशिश की जा रही है, उनका सपना है कि हर जवान को 100 दिन छुट्टी, 100 दिन घर मिले साल में, जिस पे काम चल रहा है। और आई होप कि अगले 1-1.5 साल में इस पे ऑर्डर भी आ जाए और एक डिसीजन अब गवर्नमेंट। मुझे बताइए कि जब बॉर्डर पे एक बीएसएफ का जवान ड्यूटी करता है, तो अमूमन जो है कि आर पार बातचीत होती रहती है, क्या उनमें दोस्ती भी हो जाती है कभी कभार? नहीं, या ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों के लिए शायद बॉर्डर ऐसा कि आर पार बात हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा गैप होता है। सेकंड थिंग इज, मुझे नहीं लगता कि बीएसएफ, क्योंकि जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है बॉर्डर पे दोस्ती बिल्कुल होती भी है, नहीं, ऐसा होता है, बिल्कुल वैसा भी होता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स वेरी सेंसिटिव, आई वुड, मैं स्पेशली बात करूंगा इंडो पाकिस्तान बॉर्डर की, इट्स वेरी सेंसिटिव। ऐसा कुछ नहीं कि बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, बहुत चौकन्ना रहना पड़ता है, बहुत चौकन्ना बीएसएफ है भी, हर तरह से सक्षम है। और इस तरह की गलतियां के बात करना या लूज टॉक या कुछ, ऐसा कुछ भी बीएसएफ नहीं। आपने बॉर्डर पे ड्यूटी की है, कितना मुश्किल रहता है कि 2400 घंटे अटेंशन रहना पड़ता है, अलर्ट रहना पड़ता है कि कोई अटैक ना हो, कुछ ना हो, या फिर डर लगा रहता है कि या फिर आप एंजॉय करते हैं अपनी ड्यूटीज़ को? मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा जो इज़्ज़त के हकदार हैं वो हमारे जवान हैं, जो फ्रंट लाइन है, और बहुत ज़्यादा वो मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा काम भी करते हैं, और इसलिए मेरे दिल में उनके लिए रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा है। डर तो ऑब्वियसली नहीं होता, क्योंकि आई थिंक जिसने भी वर्दी पहनी उसका माइंड काफ़ी क्लियर होता है। सेकेंड थिंग इज़ कि हमें प्रोटेक्ट करना है, ये हमारा ड्यूटी है, और हम सब लोग एक्टिवली, पैसिवली, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट उसी चीज़ में लगे हैं टू प्रोटेक्ट, और जो हमें ड्यूटी दी है वो करना। तो इसमें सक्षम है, और इसमें जवान, हमारे बहादुर जवान हैं, हमारे ऑफिसर्स हैं, हमारे एसओ हैं, सब लोग लगे हुए हैं और एफिशिएंटली कर रहे हैं। चलिए, अब ये वाली आपकी जो
ड्यूटीज़ हैं या क्या क्या आपने किया वो बात छोड़ते हैं, आपकी पर्सनल लाइफ पे आते हैं। क्या आपको कहीं बचपन में कोई गर्लफ्रेंड थी, रिलेशन था, इस तरह का कुछ? नहीं, मुझे नहीं लगता कि मेरा ऐसा कुछ भी था। या आप और डर रहे हो नहीं, कि शादी बिल्कुल कर ली आप? बिल्कुल भी नहीं डर रहा। मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल भी नहीं डरता। और आई थिंक कि मेरी ऑब्वियसली सोशल मीडिया पे भी मैं आई ऑलवेज गिव अ ग्लिम्स मतलब ऑफ माई प्यार नहीं लाइफ। किया आपने? नहीं, मेरी ज़िंदगी मेरा पहला प्यार मेरी फोर्स ही है, और मैं उसी से बहुत मोहब्बत की है, और मैं बहुत खुश हूँ। या आप डर रहे हो? बिल्कुल भी नहीं। मेरे को जितने लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मैं जो करता हूँ मैं बोल देता हूँ। और प्यार करना कोई गलत नहीं है। इफ समवन लव समवन ही कैन। जब आप बचपन में पढ़ते थे हमेशा मायामी लाइफ होता था, क्या आप उस चीज़ को सीरियस लेते थे, उस टॉपिक को कि मायामी लाइफ, व्हाट इज़ योर मेरे एम? एम्स की केप्ट ऑन चेंजिंग। मैं पहले डॉक्टर बनना चाहता था, इंजीनियर बनना चाहता था, फिर फॉरेन जाना चाहता था। बट आई थिंक जो मेरे को अंदर से फील लगता था वो लगता था कि यूनिफॉर्म पहनना है और देश की रक्षा करनी है। दैट्स व्हाट मोर इम्पोर्टेंट, एंड मेरा जो मेन एम था वो ये था। आज जब आपको अपने क्लासमेट्स मिलते हैं या कोई भी बचपन का साथी मिलता है तो किस तरह बातचीत होती है? क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जिनका वर्दी पहनी स्टार लगे तो थोड़ा सा लेवल चेंज होता है बातचीत करने मैं की। मानता हूँ कि दो तरह के लोग आपकी लाइफ में होते हैं। जैसे मेरे साथ अभी ये है कि जब मुझे मेरे कोई अपने लोग मिलते हैं तो आई ग्रीट देम लाइक द वे जैसे मैं पहले था, और वो बहुत खुश होते हैं, मेरे साथ पिक्चर्स लेते हैं, मेरे साथ बात करते हैं कि हाँ मैं बड़ा खुशी है, और देख के मुझे बताते हैं कि मैंने सबको बताया वो मेरा दोस्त है, तू फोटो ले, कोई मेरा यकीन नहीं करता ये कर। और आई गेट वेरी हैप्पी, आई कीप इन टच विद देम। एक लॉट ऐसा है जो मुझे देखता है वो छुपने लगता है। आई हैव सीन पीपल फ्रॉम माई कॉलेज, आई हैव सीन पीपल फ्रॉम माई स्कूल। कोई अपनी वाइफ के पीछे छुप जाता है, कोई अपनी बाइक की चेन ठीक करने लगता है। उन्हें लगता है कि शायद ये बड़ा ऑफिसर बन गया है तो अभी हमें टैंट्रम्स थ्रो करेगा। दिस इज नॉट मी। अगर मैं ऑफिसर भी हूँ, स्टिल मेरा जिसके साथ जो पहले दोस्ती थी, जो भी मैं हूँ वो मैं वैसा ही रहता हूँ। आई डोंट थ्रो टैंट्रम्स ऑन इट, और इट्स कम्प्लीटली फाइन। अब मुझे बताइए कि जैसे हम सोचते हैं कि अगर हमारे बन जाएंगे या पैसा आ जाएगा तो हम किसी की हेल्प करेंगे, हम कुछ चीज़ करेंगे। आपकी लाइफ में क्या मतलब क्या सपना है कि आप तो बन गए, अब क्या करना सर चाहते हैं आप अब मेरा आगे? काफ़ी क्लियर फोकस रहता है। मुझे पता है मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं पैसों से लोगों की मदद कर सकूं, पर मैं अपना हर तरह का लिंक, हर तरह का लाइजन, चाहे मैं जितने भी डीसीस को जानता हूँ, आईएएस ऑफिसर, आईएफएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर्स को जानता हूँ, इवन सब इंस्पेक्टर्स, कांस्टेबल, हर मुझे ये होता है मुझे जितने भी लोग मैसेजेस करते हैं उनकी जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं उनको मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। बहुत सारी विडोज़ हैं, उनकी पेंशन्स के केस मैंने सॉल्व किए हैं। बहुत सारे कोई पुलिस केस में किसी को हेल्प चाहिए वो सॉल्व किए। किसी को दहेज उत्पीड़न है, या किसी को मारपीट का केस है, या किसी का कोई स्टडीज़ के इश्यूज़ मैं बहुत सारे रिजॉल्व करता हूँ। किसी को आई स्टिल रिमेंबर के एक बार एक रियासी का बच्चा था अभी रिसेंटली, उसका एग्ज़ाम था, उसको कुछ हेल्प चाहिए थी सेंटर के लिए, तो वो आई लुक आफ्टर। तो रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा मेरा कोशिश रहती है कि युवाओं की मदद हो। आपने कहा कि आपको मैसेज आती हैं, आप सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। क्या एक बीएसएफ ऑफिसर को कोई ऐसा प्रोटोकॉल मिलता है कि आप इतना एक्टिव नहीं रहे? क्योंकि बहुत सारे बीएसएफ ऑफिसर्स हैं बहुत कम एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे। आप इतना एक्टिव क्यों होते हैं? क्या आप मतलब कंट्रोवर्सी में आना चाहते हैं या आप लोगों की वो लाइमलाइट में रहना नहीं, चाहते हैं? मैं सबको क्यों इस तरह का है कि आप कभी बहुत सारे फ़ोटोज़ अपलोड करते हैं? क्योंकि हालांकि सिक्योरिटी थ्रेट्स रहती हैं, आप यूनिफॉर्म में आपकी फ़ोटोज़ होते हैं, आपके स्टाइल में फ़ोटोज़ होते हैं, आपकी रील्स होती हैं, तो ऐसा क्यों? मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। पहले तो मुझे कोई फेम का कोई सीकिंग ऐसा कोई मेरा नहीं है कि मेरे को लाइक्स चाहिए, फॉलोअर्स चाहिए। मेरा मकसद फ़ोटो अपलोड करने का काफ़ी क्लियर है, टू इंस्पायर। लोग मुझे देखें और ये समझें कि ऐसा नहीं है कि फ़ौजी है तो ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकता, या अकड़ू है, या टैंट्रम थ्रो करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम भी आपकी तरह नॉर्मल है, हमें पूरा हक है नॉर्मल लाइफ जीने का। सेकंड थिंग इज, मैं कभी भी कोई सिक्योरिटी रिलेटेड फ़ोटो कभी अपलोड नहीं करता। अपलोड मैं पिक्चर्स इन यूनिफॉर्म अलोन, अकेले में अपलोड करता हूँ, किसी के साथ नहीं करता। और यूनिफॉर्म में देखे बहुत सारे मिलियंस ऑफ पीपल हैं जो आपको देखते हैं, गेट इंस्पायर्ड कि मुझे ये यूनिफॉर्म पहननी। तो मकसद मेरा काफ़ी क्लियर है सोशल मीडिया पे। मुझे लाइक्स, फॉलो या पैसे नहीं चाहिए। माई ओनली एम इज़ टू गेट पीपल इंस्पायर। क्या ऐसा कुछ होता है कि जो ऑफिसर्स होते हैं को प्रोटोकॉल होता है कि आप इस तरह का चीज़ नहीं कीजिए, इस तरह नहीं कीजिए, या डेफिनेटली देयर इज सोशल मीडिया पे इस अ तरह ना? स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल इन इट कि हमें जितना हो सके सोशल मीडिया पे कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी है, और जिसका मैं कंप्लीटली ध्यान रखता हूँ। कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, इवन के नॉट ए बिट आई अपलोड ऑन सोशल मीडिया अबाउट द फोर्सेज, अबाउट द ड्यूटीज, ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ, अबाउट द पिक्चर्स आई अपलोड इट, दैट्स ओनली टू इंस्पायर पीपल। बहुत सारे ऑफिसर्स हैं बीएसएफ के, कोई भी आप सिक्योरिटी फोर्सेस ले जाए, लेकिन आप एक ऐसे ऑफिसर जम्मू कश्मीर से जो पीएम मोदी से बात करते हैं, होम मिनिस्टर से मिलते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से बात करते हैं, तो किस तरह आपका तालमेल हुआ? कैसे आप उनकी
नज़रों में आया और कैसे आपकी बातचीत हो गई? आई थिंक सर मेरी सिलेक्शन के बाद ये सब कुछ प्रोसेस नेचुरल रहा और आई थिंक इन 5 सालों में मेरा काम ठीक ही रहा होगा। दैट्स वाई वो मेरी बात को सुन भी रहे हैं, अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। और आगे भी मैंने उनसे कभी कोई पर्सनल, तो हमारा कोई ऐसा नहीं कि मैंने उनसे कोई पर्सनल चीज़ मांगी। हमेशा जम्मू कश्मीर के युवाओं पे ही बात हुई और आगे भी फोकस यही है कि जम्मू कश्मीर के युवाओं की जो भी जेन्युइन डिमांड है उन तक प्रोजेक्ट की जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे मेरे साथ असिस्टेंट कमांडेंट BSF नबील अहमद वानी, जिनसे हमने सवालात किए पर्सनल लाइफ पे भी और सवालात किए सिक्योरिटी फोर्स को लेके भी। लेकिन नबील के लिए एक सवाल था कि क्यों वो सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव रहते हैं और बहुत सारे फ़ोटोज़ रील्स आती रहती हैं। उनका कहना था कि अगर मैंने यूनिफॉर्म पहनी है, स्टार लगाया हुआ है, तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि लोग मुझसे, युवा मुझसे इंस्पायर हो जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में नहीं पूरे देश भर में एक ऐसी लत लगी है ड्रग्स की, जिसमें युवा और टीनेजर बहुत ज़्यादा तादाद में जो है ड्रग्स की ओर जा रहे हैं। और ऐसे में नबील ने एक ऐसा इनिशिएटिव लिया है कि यूनिफॉर्म लगा के पिक्स अपलोड करना और यूनिफॉर्म में अपनी सारी एक्टिविटीज़ दिखाना, ताकि यूथ इंस्पायर हो जाए और ड्रग्स की जो रास्ता है उसको ना अपनाए, इस तरफ आए। क्योंकि बहुत सारे लोग ये सुनते हैं कि सिक्योरिटी फोर्स में गए, उसके बाद हमारे पास बहुत सारे ऑर्डर्स, प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ते हैं, हम नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकते हैं। और ऐसे में एक ऐसा ऑफिसर जो इस तरह की चीज़ें सोशल मीडिया पे कर रहा है, आजकल ट्रेंडिंग में है। आपकी क्या राय है इस तमाम कन्वर्सेशन में? आप अपना फीडबैक ज़रूर लिखिएगा और मेरे साथ दोबारा ACP नबील बात करने के लिए आएंगे और उन तमाम सवालातों को हम ऑन स्क्रीन लेंगे, आपसे बातचीत करेंगे। बहुत